कहते हैं इंसान की जो ज़िंदगी होता है उस ज़िंदगी में इंसान की किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंसान जब ज़रूरत पूरा करने के लिए हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो वह खुद उल्टा उसके ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशान में पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि जिस वजह से एक युवती इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची कहानी है, यह कहानी है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है उज्जैन, और उसी का ही माधवनगर एक कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 18 मई 2018 का ही। तो वही लगभग दोपहर का वक्त होता है। तो दोपहर के वक्त में जो माधवनगर के थाना प्रभारी होते हैं गगन बादल, मौके पर अपने ही थाने में बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक सिपाही का फ़ोन आता है, और वह जो सिपाही होते हैं उस समय उसी इलाके में जाकर गश्त कर रहे होते हैं। तभी उन्हों को सूचना मिलता उन्हीं सिपाही के द्वारा कि इस समय जो होता है जो लल्लभ नगर है, लल्लभ नगर एक माँ मधेश्वरी मंदिर है, और ठीक उसी के सामने ही दीपा वर्मा का घर है, और उसी में काफ़ी देर से आग की लपटें उठ रहे हैं। यह बात जैसे सुनते हैं, सुनने के बाद गगन बादल तुरंत ही इस चीज़ की जो सूचना होता है उसी समय दमकल विभाग को भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद अपनी टीम को सूचना देते हैं, लेकिन जैसे अपनी टीम को सूचना देते हैं टीम जो होती है तुरंत ही इकट्ठा हो जाती है। इधर गगन बादल अपनी टीम को लेते जिप्सी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही पहुँचते देखते हैं दीपा घर के जो लपटे हैं मौके पर काफ़ी तेज़ हुई पड़ी, लेकिन वहाँ दमकल विभाग की टीम पहुँच जाती है और उस आग को बुझाना शुरू कर देती है। काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग चुका होता है, लेकिन जैसे आग के लपटे कम होती है, कम होने के बाद तुरंत थाना प्रभारी अब गगन बादल अपनी टीम सहित होता है इधर दीपा वर्मा के घर के अंदर बड़े ज़ोर से दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जब अंदर जाते हैं और जैसे ही देखते हैं नज़ारा तो एकदम दंग सा रह जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के सामने किचन पड़ जाता है ठीक दाएं हाथ पर। वहाँ घुसते हैं, देखते हैं कि उसी किचन के पूरी तरह से आग गेट पर काफ़ी सारे गद्दे और कंबल, और उसी के ऊपर जो होता है कुछ रजाइये की खोल होते हैं, वह पूरी तरह से आग के लपटों में होते हैं, धुएं उठ रहे होते हैं। लेकिन जैसे उसी में से एक इंस्पेक्टर है अब उसी समय उस रजाई को खींचता है तो नीचे एक महिला की डेड बॉडी निकल जाती है। उसके दाहिना और बाएं हाथ जो होता है नसें कटी हुई पड़ी होती है। थाना प्रभारी गगन बादल देखते हैं, देखने के बाद वह भी एकदम हताश हो जाते हैं कि उस समय महिला की जो स्थिति होती है बस से बेहतर हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो जलन की जो अवस्था होती है, जहाँ महिला के डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की जा रही थी, तभी देखा जाता है कि वहाँ जो सिलेंडर रखा होता है उसका जो पाइप होता है ठीक उस पाइप का सहारा लेकर महिला के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं उसी हिस्से में उस पाइप को डाल दिया गया था और रेगुलेटर को खोल दिया गया होता है, ताकि अगर गैस चले तो उस समय फट जाए, और फटने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसको जो होता है दुर्घटना मारकर पुलिस केस बंद कर दे। लेकिन जो भी हत्यारा होगा बड़ा ही शातिर हत्यारा होगा। अब गगन बादल जब इस चीज़ की जानकारी पाते हैं बड़े शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस की टीम जब उस महिला की डेड बॉडी को अच्छे से निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद काफ़ी लोग वहाँ खड़े होते हैं, और उसी बीच पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता यही दीपा वर्मा ही है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। और पुलिस की टीम जो होती है दीपा वर्मा के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। उनको जानकारी लेने के बाद तुरंत ही फ़ोन भी कर दिया जाता है। पुलिस की टीम घटनास्थल जब निरीक्षण करती है पता लगता है जो बेडरूम होता है इधर दीपा वर्मा का पूरी तरह से चखड़ मखड़ हुआ होता है, और बेड पूरी तरह तहस-नहस होता है, लेकिन अलमारी का दरवाज़ा खुला होता है, और बेडरूम का जो मेन खिड़की होता है वह पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। पुलिस की टीम जब मंजर देखती है तो पुलिस के शंकाएँ काफ़ी होना शुरू हो जाते हैं। लाजमी भी चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ जो घटना हुआ था काफ़ी बद से बेहतर तरीके से हुआ था। पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर जो था दीपा वर्मा के करीब कौन था और यह कारनामा कौन कर सकता है। अब पुलिस की टीम जैसे इस केस की जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करते वक्त होता उसी समय दीपा वर्मा का ही
अपना भाई होता है, जो भैरवगढ़ के जेल रोड के ही ज्ञान टेकरी का ही रहने वाला होता है। उस समय जैसे खबर पाता दीपा का भाई पहुँचता व अवस्था देखकर वहीं पर अपनी बहन की दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ता है। पुलिस की टीम उधर जो होता है दीपा के भाई से जब पूछताछ करती है तो दीपा को जो भाई होता है उसी समय पुलिस के सामने बेधड़क कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो अपनी बहन है दीपा जो होती है अशोक वर्मा नाम के एक व्यक्ति से लगभग 8 सालों से इसी मकान में रह रही है। लेकिन हाँ साहब अभी ठीक 5 महीने पहले जो होता है नया रूम बदल कर इसी दूसरे कमरे में आई हुई है। यह बात जैसे पुलिस सुनने के बाद जानना चाहते कि आखिर अशोक वर्मा था कौन। लेकिन पुलिस जब अशोक वर्मा के बारे में पूरी आपबीती जानती तो पता लगता है कि अशोक वर्मा जो होता है एक शादीशुदा भी होता है, उसका अपना पैतृक गांव होता है, उसी में उसकी अपनी पैतृक पत्नी भी होती है जो रहा करती थी। लेकिन अशोक वर्मा मिलने के लिए यहाँ लगभग हफ्ते में 1-2 दिन जरूर आया जाया करता था। अब पुलिस की जो टीम होती है अब शंका उसी समय अशोक के ऊपर दर्ज कर लेती है। अशोक के ऊपर दर्ज करने की वजह पुलिस की टीम इधर जब दीपा के बाग से पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद उसी के तहरीर पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और पुलिस की टीम दीपा के बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि सबसे पहले इस समय अशोक वर्मा है कहाँ। अशोक वर्मा की तलाशी करने के लिए दूसरे दिन जब सुबह का वक्त होता है, सुबह के वक्त होने के बाद पुलिस की टीम अशोक वर्मा के घर जाती है, तुरंत ही उसको अपने साथ जिप्सी में लेती है और थाने ले आती है। लेकिन अशोक वर्मा से जब पूछताछ किया जाता है तो अशोक वर्मा बेधड़क पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हम दीपा दोनों मिलकर एक ही कमरे में लगभग 8 सालों से रह रहे होते हैं, यानी कि लिव इन रिलेशन में। लेकिन हमारे बीच कभी आज तक इस तरह के मनमुटाव नहीं हुए कि अपनी पत्नी के साथ हम ऐसा हद पार कर सकें। यह बात सुनती पुलिस सुनने के बाद जो होता अशोक की जो बात होता है विश्वास करने लायक होता है। पुलिस उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। जब उससे और कुछ पूछा जाता है तो अशोक पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमें इतना तक पता हो जाता है कि हमारी जो अपनी पत्नी है दीपा वर्मा हमारी गैर मौजूदगी में कई युवकों को अपने ही कमरे पर बुलाते थे और उससे मन मुताबिक रिश्ता रखते थे और रिश्ता रखने के बाद जो होता है अपने हद को पार भी कर लेते थे। लेकिन साहब हमें इससे कोई ऐतराज़ भी नहीं होता था क्योंकि हमारी जो पत्नी है यानी कि वही जो बनी हुई थी रिलेशन में दीपा वर्मा की ज़रूरतें कुछ और होती थी, उस ज़रूरत के काबिल हमारी हालत नहीं होती थी और इसीलिए हम जो होता है अपनी पत्नी की कोई ऐतराज़ भी नहीं कर पाते थे। पुलिस यह बात सुनने के बाद पुलिस अब उसी समय अशोक वर्मा से कह देती है तुम्हें किस पे शंका लग रहा है। अशोक वर्मा पुलिस के सामने लगभग 4 से 5 लोगों का नाम लेता है और जब नाम लेता है तो उसी में से पुलिस की जो टीम होती है 2 युवकों से पुलिस काफ़ी कड़ाई से पूछताछ कर लेती है। तब उनसे पूछताछ किया जाता है। 2 युवक जो होते हैं उस समय तो मुकर जाते हैं, लेकिन दोनों युवक जो होते हैं पुलिस के सामने एक धर्मेंद्र गहलोत का नाम लेते हैं जो असल में दीपा वर्मा का ही प्रेमी होता है, जो वहीं पास देवास जो रोड पड़ता है वहीं का रहने वाला होता है। पुलिस की टीम जैसे पता पाती है तो उसी समय अब बिना देर की अपनी टीम सहित अब धर्मेंद्र के घर पहुंच जाती है। जब धर्मेंद्र देवास के घर पहुंचती है पता लगता है धर्मेंद्र देवास होता है अपने घर में मौजूद होता है। अब पुलिस की टीम जैसे उसको पनकंडे लेती है, लेते ही देखते उसका दोनों हाथ जो होता है मौके पर दाहिना अंगुली कटा हुआ पड़ा होता है। पुलिस की टीम तुरंत समझ जाती है बस करो यह घटना में पूरी तरह से शामिल बैठा हुआ है। पुलिस की टीम जो होती है जैसे आशंका जताते पुलिस सामने उसी समय एक बार तो आंख फेरता है, लेकिन पुलिस जो होती है खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद पुलिस तुरंत ही एक जाल बिछा देती है। उसी जाल के तहत कहने लग जाती है कि बताओ आखिर तुमने किस मकसद से दीपा वर्मा की हत्या की। और यह बात सुनकर धर्मेंद्र गहलोत एकदम उलझन सा पड़ जाता कि आखिर पुलिस के सामने एकाएक रहस्य कैसे आ गया, यह सच्चाई कैसे खुल गया। और यह बात जैसे सुनने के बाद तुरंत ही पुलिस के सामने उलझन भरी बात करता है। लेकिन पुलिस के सामने और सबूत इकट्ठा करने के लिए वहाँ को जो कांस्टेबल होते हैं उसी समय जाकर धर्मेंद्र गहलोत के कमरे की तलाशी लेते हैं। लेकिन जब तलाशी लेते हैं तो उसका जो अपना बेडरूम होता है उसी के बेडरूम में खून से सना हुआ एक कपड़ा पड़ा होता है, लेकिन पास ही एक तेजधार नुकीला हथियार होता है। पुलिस उस सब कुछ अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद पुलिस के पास काफ़ी शोर ठबूत हो जाता है। पुलिस बिना देर किए इधर धर्मेंद्र गहलोत को अपने थाने ले आती है। लेकिन जब थाने ले आती है पुलिस की टीम उसी माधवनगर पुलिस थाने में पूछताछ करती है तो बिना देर किए पुलिस के सामने धर्मेंद्र गहलोत जो होता है टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो दिल दहला देने वाली दर्दनाक कहानी बयां करता है, इससे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है या थर्रा भी जाता है। असल में दीपा वर्मा जो होती है, दीपा वर्मा इसी मध्य प्रदेश का एक जाना माना जो शहर पड़ता है ठीक उज्जैन का ही भैरवगढ़ जाना माना इलाका पड़ता है और ठीक उसी इलाके में जेल रोड की ज्ञान टेकरी पड़ता है। जेल रोड की ज्ञान टोकरी के ही इलाके में रहने वाली होती है, बस यही। लेकिन हाँ
अब इधर जो होता है दीपा वर्मा की अपनी माँ भी होती है, अपने पिता भी होते हैं, लेकिन उसके टोटल 2 भाई भी होते हैं। दीपा वर्मा मौके पर पास एक स्कूल होता है, इस स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जब पढ़ाई करती है तो दीपा वर्मा का जो मन होता है पढ़ाई में नहीं लगता। लेकिन दीपा वर्मा जो होती है जैसे 14 साल के करीब पहुंचती है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी हो जाती है। और इसी बीच दीपा वर्मा के जो पिता होते हैं अपनी बेटी का चाल चलन देखकर उनको भी बड़ा अचंभा लगता है। वह समझ जाते हैं कि कहीं बेटी का पैर फिरक ना जाए। अब इसीलिए जैसे साल 14 क्रॉस करती है तो उसी बीच दीपा के जो पिता होते हैं लड़के की तलाशी करते हैं। लड़के की तलाशी करते हैं, कुछ उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि जलाल खेड़ी का रहने वाला राकेश वर्मा है। अब राकेश वर्मा जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होता है, लेकिन दीपा वर्मा की उम्र होता है यही 14 साल के आसपास होता है। दीपा वर्मा अपने ससुराल बड़े इत्मीनान से चली जाती है। शादी होने के बाद जब जाती है दीपा वर्मा अपने पति राकेश के साथ बड़े इत्मीनान से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दीपा वर्मा की जो जैसे ही उम्र का दहलीज बढ़ता तो उसी समय उसके जो ज़रूरतें होते हैं, ख्वाहिशें होते हैं, वह भी बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसके समय शरीर में कुछ आभास होते हैं। उसी आभास को पूरा करने के लिए राकेश से काफ़ी बार अपने शरीर की ख्वाहिशों की मांग करते, लेकिन राकेश कैसे ना सहते सहते ज़िंदगी का और वक्त गुजार बैठता। लेकिन इधर जो होता है दीपा वर्मा की ज़रूरतें और बढ़ती चली जाती हैं। संबंध के जो सिलसिले होते हैं इस तरह बढ़ जाते हैं कि राकेश वर्मा तो परेशान हो जाता। लेकिन हाँ, ऐसे ज़िंदगी का चलते चलते लगभग 10 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन दीपा वर्मा लगभग 25 साल क्रॉस भी कर जाती हैं। लेकिन वह ज़रूरतें पूर्ण करते करते राकेश थक सा जाता है, क्योंकि राकेश की जो ज़रूरतें होती शरीर जवाब देने की वजह से चरम सुख से काफ़ी ज़्यादा दीपा वर्मा वंचित सी रह जाती है। और इसी वंचित की वजह से अब राकेश धीरे धीरे शराब पीने लग जाता है, और पीने के बाद जब घर लौटा तो अपनी पत्नी से उस समय तो पिटाई करने लग जाता। और जब पिटाई करता जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इधर दीपा वर्मा ही परेशान हो जाती। परेशान होने की वजह से अब दीपा वर्मा के बारे में जब सच्चाई लौट के इधर जो होता है राकेश के पास आता है कि पता चलता है दीपा वर्मा का अपने ही गांव से कई लड़कों से अफेयर चल रहा है। तो उसी दिन से दीपा वर्मा के साथ और बेलुकी से पेश आता, जिस वजह से दीपा वर्मा इधर और परेशान होती। परेशान होने के बाद अपने ही मायके में सदा के लिए अब चली आती है। लेकिन जब आती हैं तो उस समय दीपा वर्मा अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए अच्छे समय का इंतजार तो करती है, क्योंकि दीपा वर्मा को वह सुख चाहिए था जिस सुख के लिए वह बेकरार रहते थे। लेकिन उस सुख के लिए उस हिसाब से कोई युवक नहीं मिल पा रहा था। दीपा वर्मा के एक मन में ख्याल आता क्यों ना अपने जितने भी पुराने प्रेमी होते हैं क्यों उनको फंसाया जाए। लेकिन उस हिसाब से उसके सामने कोई प्रेमी नहीं आ पाता कि उसको सीधा सीधा भाव दे सके। दीपा वर्मा का जो निखार होता है बड़े आराम से बढ़ता चला जाता है। लेकिन उस समय दीपा वर्मा मौके पर जाकर अपने ही बाज़ार में एक शॉप होता है उसी पर जाकर खड़े रहते हैं। तभी उसी भी शॉप के दुकान पर एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता, वह व्यक्ति होता है अशोक वर्मा। अशोक वर्मा एक शादीशुदा भी होता है, लेकिन एक रईस दिल वाला भी होता है। काफ़ी सारे पैसे होते हैं। लेकिन जैसे अशोक वर्मा अपने सामने उसी शॉप की दुकान पर इधर जाकर दीपा वर्मा को देखता तो उसकी खूबसूरती देखकर एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है, क्योंकि शरीर के जो अवस्था होते हैं काफ़ी कुछ बयां कर रहे होते हैं। लेकिन दीपा वर्मा को जैसे ही पता लगता है कि अशोक पहुंचा हुआ रईस आदमी है तो दीपा वर्मा भी समझ जाती है कि हमारी दोनों ज़रूरतें अब तो इसी अशोक से पूरा हो सकती है। तो उसी दिन उसी वक्त जाकर दीपा वर्मा कुछ बातें करती अशोक से। जब बातें करती अशोक के मन में भी दीपा वर्मा भा जाती है। भाने के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। अब दोनों के बीच दोस्ती होने के बाद मोबाइल के थ्रू आए दिन बातें चलना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन जब बातें होने लगते हैं तो ऐसे मुलाकात बढ़ने लगता है कि दोनों रात और दिन चौगुनी हो जाता होने की वजह से दोनों घूमना टहलना भी लगा देते हैं। लेकिन दोनों का जो खर्चा होता है वह खर्चा का पूरा भार इधर जो होता है खुद अशोक वर्मा ही उठाता, जिसकी वजह से हर शौक दीपा वर्मा पूरा करने लग जाती। ऐसे पूरा करते करते लगभग 1 साल का वक्त तो गुजर जाता है। लेकिन जब गुजर जाता तो इसी बीच अशोक वर्मा जो होता है दीपा के सामने अब शादी का प्रपोज कर देता। लेकिन दीपा वर्मा शादी के लिए इनकार कर जाती, कहने लग जाती कि हम तुम्हारे साथ रहकर ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन लिव इन रिलेशन में यह बात सुनता अशोक तुरंत तैयार हो जाता। होने के बाद अपनी मार्केट में जाता है, एक बढ़िया सा कमरा लेता है, बड़ा कमरा। उसी कमरे में ले जाकर दीपा को रख देता और वहीं पर दीपा के साथ अशोक रहना शुरू कर देता। अब मन मुताबिक जो होता है दीपा वर्मा इधर अशोक वर्मा को पा जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से खरा उतर जाती, जिसकी वजह से आए दिन अपनी ज़रूरत पूरा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे पूरा करते करते इधर जो होता है 5 साल का वक्त जो होता है दीपा वर्मा अशोक के साथ उसी बाज़ार में एक ही कमरे में निकाल देती हैं। और जब निकाल देती हैं तो इसकी जो खबर होता है या खबर जाकर अशोक के घर परिवार वालों को भी लग जाता है। और जो लेकिन जब लगता है, लगने के बाद भी अशोक के घर परिवार वाले भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि अशोक के खिलाफ़ जो भी कोई होता तो उसके पैसे का दबाव देकर चुप करवा देता।
जिसकी वजह से बेधड़क अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे गुजारने लग जाती है। लेकिन ऐसे गुजारते गुजारते अशोक के साथ जो होता है, जब कुछ साल और निकलते हैं तो अशोक का जो मन होता है दीपा से ऊब सा जाता है, क्योंकि जो ज़रूरतें होती हैं वह अशोक की बस की बात नहीं होती है और इसीलिए ज़्यादातर अब गाँव में रहना शुरू कर देता है। दीपा को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन टाइम दे पाता, लेकिन दीपा का जो शरीर होता है वह भी और मांग करता, और इसी मांग की वजह से दीपा हफ्ते में जब 2 दिन पाती तो बाकी के जो 4 दिन बचता उसके लिए कोई ना कोई खोज निकालती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, तभी काफ़ी युवकों से मौके पर दीपा दोस्ती बना लेती है। बनाने की वजह से अपने कमरे में ले जाती, लेने के बाद वहीं मन मुताबिक रिश्ता रखती, अपने चरम सुख को प्राप्त करती। यह सिलसिला जो होता है दीपा का हर रोज़ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस रिश्ते की जानकारी जो होता है प्यार में अंधा हो चुका अशोक को लग चुका होता है, क्योंकि वह दीपा वर्मा को काफ़ी चाहता था और इसी चाहने की वजह से दीपा वर्मा को अपने मन से कभी निकालने के लिए तैयार भी नहीं होता है। और लेकिन जब भी आता तो दीपा वर्मा से बड़े प्यार से बात करता, जिसकी वजह से दीपा वर्मा को कभी यकीन भी नहीं होता कि हमारा जो अपना पति है वह पति अशोक वर्मा को कभी हमारे पर शंका हो सकता है। लेकिन मन मुताबिक तो अपना रिश्ता इधर जो होता है दीपा वर्मा कायम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अशोक जब अपनी पत्नी को देखता है कि उसका टाइम नहीं गुजरा तो उसके लिए एक अपना छोटा सा दुकान खुलवा देता है, जब उसमें कपड़े सिलाई और पिको को काम करती थी। वह अपना दुकान पे जाकर काम करती, वहीं अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते थे और दुकान भी चलता था। लेकिन अशोक का कतई मंजूर नहीं होता था कि हमारी पत्नी जो होता है कोई ना कोई काम करे, सिर्फ घर में रहे। लेकिन दीपा खुद चाहती थी कोई काम करे जिससे हमारा टाइम स्पेंड हो सके, अपना काम करने लग जाती है। लेकिन ठीक घटना से 3 साल पहले जो होता है धर्मेंद्र गहलोत की अपनी पत्नी है, तो यह वहाँ पत्नी उसके कुछ अपने कपड़े होते हैं, उस कपड़े को लेकर उसी समय जो होता है अब दीपा वर्मा की दुकान पे पहुँच जाती है। कपड़े देकर चली जाती है तो दीपा वर्मा कह देती है ठीक है दोबारा किसी को भेज दें। अब दूसरे दिन का जब वक्त होता है शाम के टाइम, उसी बीच धर्मेंद्र गहलोत जो होता है दीपा वर्मा के दुकान पर जब पहुँचता है तो पहुँचने के बाद दीपा वर्मा की खूबसूरती देख कर वहीं दीवाना सा हो जाता है। लेकिन हाँ, दीपा वर्मा जैसे धर्मेंद्र गहलोत को देखती तो वहाँ देखने के बाद उसको भी कुछ लगने लगता है कि शरीर में हर्षफुट है, क्योंकि दीपा वर्मा का जो उम्र होता है वह धर्मेंद्र गहलोत से काफ़ी उम्र में बड़ी होती है। लेकिन तब भी इधर धर्मेंद्र भी खूबसूरती देखकर दीवाना होने के बाद वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन इधर जो होती है ज़रूरतें होने की वजह से दीपा वर्मा भी धर्मेंद्र की तरफ प्यार की हाथ बढ़ा देती है। बढ़ाने के बाद दोनों के बीच फ़ोन के थ्रू बातें शुरू तो हो जाते हैं। होने के बाद कुछ दिन तो चलते हैं, ऐसे चलते चलते 15 दिन का वक्त तो निकल जाता है। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र जो होता है इधर मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हो जाता है और दीपा यह बात सुनती कहने लग जाती है कहाँ बताओ। तो लेकिन उस समय धर्मेंद्र कह देता है कि मंदिर पे आ जाओ। यह बात सुनने के बाद उसी समय बेधड़क जवाब देते हुए दीपा कह देती है मंदिर पे क्या कोई घंटा बताना है। यह बात सुनता धर्मेंद्र कह देता है कैसी बात कर रहे हो, कहाँ पर चलें। तो उसी समय कह दे तू हमारे घर पर आ जाओ, बेफिक्र आ जाओ। यह बात सुनता धर्मेंद्र तुरंत ही खुशी उछल पड़ता। उछलने के बाद धर्मेंद्र गहलोत शाम के टाइम में ही अपनी ही पत्नी से झूठ बोलकर तो निकल जाता और उसी समय दीपा वर्मा के कमरे पर पहुंचता। दीपा वर्मा सच संवर के बैठी होती है, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होता धर्मेंद्र खूबसूरती देखकर एकदम मोहित से हो जाता। इशारा पाता, इशारा पाने के बाद एक ही बेडरूम में मिलकर जो होता है धर्मेंद्र गहलोत के साथ इधर दीपा वर्मा संबंध बना देते। लेकिन संबंध की जो गहराई होती है उस गहराई के पहुँचने के बाद दीपा वर्मा एकदम चरम सुख को जो प्राप्त करती हैं तो उस दिन से जानते हैं कि यह ज़रूरत हमें ही सिर्फ धर्मेंद्र गहलोत ही दे सकता है। क्योंकि उस समय जो पुराना पति होता है ठीक 8 साल रहने के बाद नए एहसास जब होता है तो एहसास के जो चिरम होता है वह पूरी तरह से चलना लग जाता है। और ऐसे चलते चलते इधर धर्मेंद्र का तो कुछ साल तो बीत जाता और जब बीत जाता चोरी छुपे चलने भी लग जाता है। लेकिन धर्मेंद्र की जो पत्नी होती है रिश्ते के बारे में जब जानकारी लगती है तो वह भी धर्मेंद्र को काफ़ी रोकती टोकती है और रोकने टोकने की जानकारी आकर इधर दीपा वर्मा को लग जाता है। लेकिन दीपा वर्मा तब भी कोई इग्नोर नहीं करती। बेमुताबिक धर्मेंद्र आता, अपने रिश्ते को कायम कर कर इधर चला भी जाता। लेकिन धीरे धीरे दीपा वर्मा की ज़रूरत होती है कुछ और मांग करती है और इसी बीच धर्मेंद्र के साथ जो भी कोई दोस्त आता उस दोस्त के साथ नज़रें मिलाकर कैसे न तैसे कर कर दीपा वर्मा रिश्ता रख लेती और रिश्ते के जो थे और बीत जाते हैं समय तो और लड़कों को बुलाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में धर्मेंद्र जो होता है तो उस समय दीपा वर्मा के पास फ़ोन करता है, लेकिन दीपा वर्मा तो फ़ोन काट देती है, बड़ा चंभा रह जाता है। तो धर्मेंद्र इस चीज़ की जानकारी लेकर पहुंचता है। पहुंचने के बाद देखता है दीपा वर्मा के घर में रवि और कोई टिंकू है, दोनों खड़े हुए हैं। लेकिन दीपा वर्मा जैसे ही अब इधर धर्मेंद्र को देख दरवाज़ा बंद कर लेती है और धर्मेंद्र बाहर ही रह जाता है और वहाँ से मुँह गिरा के चला आता, पूरी रात तरह तरह की कल्पनाएँ करता है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम में 18 मई 2018 का ही सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में धर्मेंद्र गहलोत जो होता है
बिना कुछ खाए पिए अपने घर से निकल जाता है। निकलने के बाद जो होता है उसी समय दीपा वर्मा के कमरे पर पहुंचता है, लेकिन दीपा वर्मा जो होती है उस समय अपने बेड पे होती है। उसके सामने जाकर धर्मेंद्र वर्मा तो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद कुछ बातें करता है। बातें करते वक्त जो होता है दीपा वर्मा एकदम गुस्सैले हो जाते, क्योंकि रात को जो टाइम होता है दीपा वर्मा के लिए हो सकता है दोनों लड़कों के साथ बीती हुई हो, और इसी वजह से दीपा वर्मा जो होती है अब धर्मेंद्र गहलोत से उसी समय कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से धर्मेंद्र गहलोत जो होता है उसी समय भन्ना आ जाता है। जब भन्ना आ जाता है तो उसी समय जाकर दीपा वर्मा का काफ़ी बुजोर से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद पास एक दुकान होता है, जाता शराब पीकर, तो लौटने के बाद जब दोपहर के टाइम में जो होता है दीपा वर्मा के पास पहुँचता है। पहुँचने के बाद दीपा वर्मा फिर उससे कुछ बेतुड़ी बात करती है, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सैला हो जाता है। उसी वक्त पिटाई करना शुरू कर, पिटाई करते वक्त होता है दीपा वर्मा का एक नुकीला तेजदार हथियार लेता है और दोनों हाथों के जो नसें होते हैं वह काट देता है। काटने के बाद वहाँ बैठ जाता है, लेकिन जब हंस रहे देखता है दीपा वर्मा एकदम बेहोशी की अवस्था में हो गई है। तो उसी समय धर्मेंद्र गहलोत जो था एक अहम फैसला लेता। उस फैसले के तहत जो था सोचता है क्यों ना दीपा वर्मा को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटा दिया जाए। तुरंत ही फैसला लेने के बाद दीपा वर्मा के उस शरीर को खींचता है जो पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था होती है, उस अवस्था में ले जाता है, किचन में ही डंप कर देता। डंप करने के बाद जितने मौके पर दीपा वर्मा के बेड पर लिहाफ, गद्दा और दरी और तकिया का जो खोल होता है, काफ़ी सारे कपड़े लेकर एकाएक दीपा वर्मा के बॉडी पर वही पूरा डंप कर देता। डंप करने के बाद गैस देखता, गैस का पाइप जो होता है जिसमें चूल्हा लगा होता है उसको खोलने के बाद उसी चूल्हे के पाइप को ले जाकर दीपा वर्मा के नीचे वाला जो हिस्सा होता है कपड़े उसी में लगा देता। इधर रेगुलेटर खोल देता, उसी में तुरंत ही एक आग के हवाले कर देता है, जिसकी वजह दीपा का जो होता है शरीर उस समय उन आग लपटों में घिर जाता है। वह सोच बैठता कि अब गैस सिलेंडर फटेगा, फटने की वजह से लगेगा लोगों को या कुछ नहीं दुर्घटना है। तुरंत ही वहाँ से उसी समय फरार हो जाता। फरार होने के बाद तो अपने घर आके आराम से रहना शुरू कर देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई एक युवक के द्वारा पुलिस के पास पहुँचने के बाद पुलिस पूरा राज समझ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई होता है, ठीक है, धर्मेंद्र गहलोत की तहरीर पर आता है। पुलिस की जो टीम होती है बिना देर किए धर्मेंद्र गहलोत को ले जाती, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करते थे और कोर्ट में धर्मेंद्र गहलोत के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।